G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान जारी करने पर सहमति नहीं बनी। इसी दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। इस सबको कैसे देखते हैं आप? भारत को क्या हासिल हुआ इस सबसे? नीरज जी, सबसे पहले G20 की अगर थोड़ा सा हम देखें कि G20 है क्या, क्यों ये ग्रुप बनाया गया। जी, आपको याद होगा ये ग्रुप जो है तकरीबन 1999 में बना था जी, और ये जो 1990 के दशक था उसके बीच बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई थी। कई समूह तो ध्वस्त हो गए थे, कई देशों की इकॉनमी जो है बिल्कुल इंक्लूडिंग अमेरिका आपको पता है कि डाउन हो गई थी। तो ये ग्रुप उस समय बना था और बेसिक एम था इस ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना जी, वर्ल्ड में और नेक फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनाने जिससे कि कुछ चीज़ें जो हुई थी उस समय जो कहते थे बलून बस्ट हो गए इकोनॉमिक, और कई समूह ऐसे थे जो कि बहुत आगे थे लेकिन बिल्कुल नीचे हो गए उस समय। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो जिससे कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और नुकसान नहीं हो। एम था कि फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनाना कि सभी उसको उन रेगुलेशंस को माने जी, और उनको ले करके जो ये आगे जितने भी समय आ रहा है उसमें ये घटनाएं ना हो जो उस समय हुई थी। इस एम को लेकर के ये देश इकट्ठे हुए थे जी। और ये देश भी ऐसे नहीं है कि सब, नाम तो 20 का है जी, G7 भी है, 4 था, 5 था, फिर 7 हुआ था जी, जो कहते हैं कि बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसमें सारे हैं जी। लेकिन ये जो सारे हैं इसमें तकरीबन 70 to 80% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है जी, इनके थ्रू होता है जी। और यही आप कहिए कंट्रोल करते हैं यार, इनके बीच ही है जी, पूरी दुनिया का ट्रेड ये संभालते हैं जी। दूसरी जो मेन चीज है, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इन G20 में है। तो एक बहुत बड़ी, दोनों चीज तरफ से अगर देखें इकोनॉमी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। वो कहने की बात अलग है कि 190 देश में सिर्फ ये 20 हैं जी, लेकिन ये 20 वही हैं जो कि पूरी इकॉनमी को और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है पूरे वर्ल्ड का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं जी। तो इस एम से लेकर के ये बना था जी। और हर साल मीटिंग होती, शुरू में थोड़ा कम हुई बट समिट मीटिंग्स भी इनकी होती रही और हर एक देश में चलती रही थी, हर साल करते हैं। मुख्य चीज देखने की इनका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है जी, कोई स्टाफ नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है G20 का जी। और ये दो लोगों से इनका काम चलता है। एक तो जो इकोनॉमिक ग्रुप है जी, जिसको ये फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं जी, जो इसमें चलते हैं, और नॉन इकोनॉमिक वाली जो मुद्दे उनको लेके चलने के लिए जो है ग्रुप, उनको शेरपा हैं जी। तो शेरपा और ये दोनों ही होते हैं जिनके नाम हमने बहुत सुने होंगे अभी बिल्कुल। इसमें तो ये लोग हैं बेसिकली जो ये लेकर के चलते रहते हैं जी। अब दो चीज़ें हैं कि तो हिंदुस्तान में इंडिया का क्या मेन मुद्दा रहा G20 को होस्ट करने का या लेने का। एक बहुत बड़ी, आपको पता ही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी। लेकिन इंडिया का, हिंदुस्तान का मुख्य जो इसमें रहा, एक तो ऑफकोर्स कि लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी हैं एंड मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि भाई हमारे से सारी डेमोक्रेसी, हमसे ज़्यादा ओपन और खुली और इस तरह की डेमोक्रेसी कहीं नहीं है जी, लोकतंत्र नहीं है। दूसरा जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वर्ल्ड में, कोई उथल पुथल हो, जैसे अभी जो चल रहा है युद्ध यूक्रेन और रशिया का, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इन कंट्रीज़ पर। चाहे वो फूड सिक्योरिटी है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के डेवलपिंग नेशंस का मैं ये कहूँगा एक लीडर बन गया है अभी भारत जी, जिसको लेकर के कि इस फोरम में उन्होंने बोला कि जो नॉन मेंबर्स भी हैं और जिनको जो भी इफेक्ट हो रहा है उनको भी हम साथ में लेंगे और उनकी भी समस्याओं को यहाँ पर उजागर करेंगे जी। तो एक वो चीज़ थी। तीसरी जो है, और इसीलिए शायद सबसे बड़ी भागीदारी रही है
बिल्कुल जी। आप देखिए इस G20 में जिस दिन से जी। फ्लैग हैंडओवर किया गया जी। मोदी जी को वहां पर, जी। उसके बाद से लगातार कार्यक्रम चलते रहे हैं जी। और कुछ न कुछ कार्यक्रम हर जगह पर होते रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिक थी, जो इससे पहले आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की जी, मीटिंग हुई जी, थी, बेंगलुरु वाली जो जी, हुई थी, जी। उससे पहले और ग्रुप्स, चाहे वो क्लाइमेट पर ग्रुप थे, जी। उनकी मीटिंग्स हुई थी। तो हर जगह कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहीं और ये तो ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ी थी। बाद में समिट तो सितंबर में होना ही होना है जी। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा क्या, बहुत इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि भारत जो है कई उन देशों का जिनको की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था इन समूहों में, उनको भी लेकर के उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और उनकी बातें जो है वो लेकर के आया है उसमें, जिसमें हमने अभी बात की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज की जिससे बहुत असर पड़ रहा है इकोनॉमी की, सप्लाई चेन जो है एक सबसे बड़ी समस्या है। कुछ देश हैं डेवलपिंग जो चीज़ें ले सकते हैं, कैपेबल हैं कि ले लें, मंगा लें, लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि सप्लाई चेन इतना डिसरप्ट हो गया है। और ये सप्लाई चेन अगर आप देखें तो कंट्रोल कौन कर रहा है? मैक्सिमम आप चाहे यूरोपियन यूनियन बोलिए, चाहे नाटो बोलिए, चाहे जो भी ग्रुप्स हैं, ये इन्हीं के लोग सप्लाई चेन मैक्सिमम कंट्रोल कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन की बात करें तो फिजिकल मूवमेंट भी है, फाइनेंशियल मूवमेंट भी है, तो ये और प्रोडक्शन भी है। ये सारी चीज़ों का जो है उसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार देखा गया इन 2 सालों में, खासकर कोरोना उसके बाद और ये लड़ाई से खास करके जो चल रहा है। तो इसको जो है बहुत खुले रूप में ये मोदी जी लेके आए हैं इस मंच पर। तो एक ये मुद्दे थे, चीज़ें थी जो कि भारत ने अपनी तरफ से जोड़ा कि हम जो है ये भी करेंगे, सिर्फ G20 की बात नहीं करेंगे, बाकी जो हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखिए तो ये सोचा गया था कि जो पहले एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम ग्रुप्स कुछ बने थे जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने नरसंहार हुए लोगों के, इतना नुकसान हुआ, हम सब जानते हैं, उस चीज़ को रोका जाए। लेकिन हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक आपने मोदी जी की स्पीच देखी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखा गया है कि जो चीज़ें हुई, जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी हो गई वर्ल्ड में, पुअर बिल्कुल पुअर होते गए, जो रिच थे पुअर्स के ऊपर एक्चुअली वो रिच हुए थे, वो ऊपर ही होते चले गए। क्लाइमेट चेंज किया किसने? एक्चुअली देखा है तो डेवलप्ड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज किया। उन्होंने जो है पहले उन्होंने स्टीम इंजन, कोल और बाकी चीज़ें शुरू की, उन्होंने सारे इक्विपमेंट शुरू किए और वो शुरू करने के बाद वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में हो रहा है, बाकी अपना कट डाउन करें, जबकि वो उस लेवल पर पहुंच गए जहां पर अभी कई देश तो पहुंचे ही नहीं है। तो ये इतनी डिस्पैरिटी थी। फाइनेंशियल देख लीजिए क्राइसिस कितनी हुई कंट्रीज में, और डेवलपिंग में आप देख रहे हैं अगल बगल हमारे क्या हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वर्ल्ड बैंक, IMF कितने बन गए कि ये स्टेबिलिटी ले आएंगे और वर्ल्ड में सभी को लेके साथ चलेंगे, बट इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? और हुआ क्या? इनके होने के बावजूद ये जो इंस्टीट्यूशंस थे अपने टर्म्स और कंडीशंस इंपोज करने लगे। तो किसी को देखा जाए तो जिन लोगों के लिए था, उन नेशंस जिनकी की हालत खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद, या नए नेशंस जो बने थे, उनको कुछ फायदा तो हुआ नहीं। नाटो था, वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट टूट गया जब डिसइंटीग्रेशन हो गया रूस का। ये माना गया कि अच्छा ठीक है अब ग्रुप नहीं बनेंगे, बट वो सारे नाटो में चले गए मैक्सिमम। तो ग्रुप्स तो कम नहीं हुए, कोल्ड वार लगा था कि कम हो जाएगा, अब जो है कोल्ड वार देखिए बढ़ता ही गया। उसके बाद नई जो चीज आ गई, टेरर ग्रुप्स कितने हो गए, टेररिज्म बढ़ गई, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था। पहले होता था कि नेशनलिज्म लोग मानते थे, ठीक है, लेकिन नेशनलिज्म अब टेरर से ग्रुप से जुड़ गया। कई देश जो है उन्होंने टेरर को अपना नेशनल पॉलिसी बना ली, बिल्कुल बिना कहे हुए। आप देख रहे हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे अगल बगल में कहां पर कैसे है। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ से नहीं दूसरे देशों में जाकर के करने लगे, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने लगे दूसरे देशों के, कि हमारे तरफ चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेंगे, उस तरह की चीजें हो गई। तो
जो चीज़ सोची गई थी, जो मोदी जी ने बड़ी क्लियरली बोला, वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो एम था वो तो फेल हो गया जी, कि क्योंकि जो चीज़ें अभी इस तरह की होती रहीं जी, अगर आप बाकी चीज़ें भी देखिए, जो रिच एंड पुअर का गैप हमने पहले ही कहा था वो बढ़ता ही गया। जी, भूखमरी की हालत देखिए अभी क्या हालत है, जो हम अभी भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। जो अफ्रीका के देशों में क्या हाल है, जी, अ, अपने बगल में देख लीजिए आप, भूखमरी की ही स्थिति आ गई जी, है पाकिस्तान में जी, लगभग। जी, वहाँ की देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हो रहा था। तो कई जगह पर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम इसका जो इम्पैक्ट है वो डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर ही हुआ है, उन्होंने ही ये महसूस किया है। जी, और अगर देखा जाए तो ग्लोबल डिवाइड और बढ़ गई है, जी, बहुत डीप हो गई है। मतलब आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन हैं, जी, फ्रेंड हैं या दुश्मन हैं। आप देखिए कितने ग्रुप्स बन गए, जी, कभी यूएस, नाटो, यूरोपियन यूनियन, आसियान, अपेक, ओपेक भी, इकोनॉमिक उस पर ओपेक, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स। अगर आप बाकी देखें तो अरब कंट्रीज ने, गल्फ ने अपना अलग बना लिया है, और जी। बाकी आपने देखा ही है G20, क्वाड और जी। G7 और ये सारे ग्रुप्स जो हैं ही हैं। जी, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो वो चीज़ तो हुई नहीं, ग्रुप्स जी। तो फिर भी बनते रह गए। जी, तो प्रॉब्लम तो अगर देखा जाए तो ये तो है ही, जी, इसको हम और चाहे वो G20 की बैठक थी या क्वाड थी, इसमें सर यूक्रेन छाया रहा। संयुक्त बयान बताया गया कि वो रशिया और चाइना की वजह से नहीं जारी हो पाया। तो अभी आपने जो कहा इसमें देखिए, एक तो बड़ी क्लियर है कि ये यूक्रेन की जो चीज़ इसमें आई है, जी, मोदी जी ने पहले ही शुरू से बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जी, ये इस तरह के युद्ध का जो है अब वो एरा नहीं है। जी, बातचीत से हर एक चीज़ हल होनी चाहिए, जी, और वही एम रहा हर जगह। हमने भी, भारत तो शुरू से हर एक चीज़ में बातचीत से सुलझाने के ही पक्ष में है, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे चाइना था। ये तो जब उन्होंने चीज़ नहीं की हो, जी, और जब वो कहते हैं कि हद भी पार कर दी, जी, तब ये एक्शन लेना पड़ा था, जो भी छोटा मोटा एक्शन लिया था। जी, लेकिन ये जो चीज़ हुई, अगर आप देखें, इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया कि क्यों हुआ, जी, लेकिन बात वही है कि जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे जी, तब ये चीज़ हल होगी नहीं। जी, और मैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि आप देखिए पूरी लड़ाई के 1 साल के बाद जी, दोनों फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में ही आकर के जी, बैठे। भले उन्होंने 10 मिनट की जो भी बात बिल्कुल, की, ब्लिंकन बिल्कुल, और बिल्कुल। सरगेई लारो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जी। रशिया के, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कम से कम बात की, जी। और ये बात मुझे उम्मीद है कि चालू रहेगी। जी, इससे और बताया पहले जा रहा है कि ये भी जयशंकर जी ने ही कराई, और ये भी चला कि इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। आप ये देखिए, थोड़ा सा पहले जाइए, जी। क्या क्या हुआ। जी, जेलेंस्की ने बोला जी, कि इंडिया इसमें पहल करे जी, युद्ध के लिए, बंद कराने के लिए। अमेरिका ने बोला, जी, उन्होंने बोला कि इंडिया इसमें पहल कर सकता है जी, इसके लिए। जी, और जयशंकर जी हर जगह गए, जी, उन्होंने मुलाकात वहाँ भी जाके की अपना रशिया में, जी, पुतिन से भी मिले। तो ये ऐसे नहीं कि लोग ऐसे ही आके मिल गए, जी, इनको मिलाया गया। मैं ये जी। कहूँगा कि इनको मिलाया गया। जी। और हैपन्स ओनली इन इंडिया वाली बात बिल्कुल सही है जी। कि ये चीज़, ये जो G20 में मोदी जी ने बोला था जी। कि बुद्ध का हमारा बुद्ध, जी, की बिल्कुल। जन्मस्थली है, बुद्ध का एरा आइए, उसमें आइए, जी। हमारे यहाँ आए हैं आप, हम आपका स्वागत करते हैं, और आपको हम उसी हम जो कहते हैं मानसिकता में लाते हैं कि बैठ करके बात कीजिए। जी, तो एक पहल मैं कहूँगा अच्छी है। जी, हालांकि ये कोई कम्युनिके नहीं निकल पाया जी। इसी मुद्दे पर, क्योंकि जब तक सभी का एक मत नहीं होगा, कम्युनिके होगा जी। नहीं। और रूस और चीन ने अपोज करना ही था, जो बाकियों ने उसमें उनके अगेंस्ट दिया था, तो इस जी। मुद्दे पर नहीं हुआ। जी, लेकिन फिर ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा कि भारत ने, जो मोदी जी ने जो भी अपना बना रखा है स्ट्रेटजिक, जी, अपनी जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो हमारा है, जी, उसको जो हम लेके चल रहे हैं, और स्ट्रेटजिक न्यूट्रलिटी की जो हमने चीज़ ली थी जी, कि हम ना आपके हैं ना उनके हैं, जी। लेकिन हम दोनों के हैं, जी। हम सबको लेके चलेंगे। वो जो चीज़ चल रही थी उसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिला है। जी,
और ये भी देखिए ही नहीं, युद्ध की तो बात थी, जो इसमें चीन का भी देखिए आप जी, उन्होंने भी मीटिंग की जी, और उनको बोला गया कि बिल्कुल पहले ये मीटिंग उनको एक बार आपको याद है उनको मना कर दिया गया था आने के लिए पिछले साल, जो पहले जी, पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे तो नए हैं जो जी, अभी दिसंबर में चीन में उन्होंने टेक ओवर किया है जी, ये, तो उनसे भी मुलाकात हुई है जी, और लेकिन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया कि उनका पुराना रवैया आया, और मैं ये कहूँगा उन्हीं का नहीं, कांग्रेस के टाइम यही था हमारे यहाँ भी कि बॉर्डर मुद्दे को हम पीछे रख करके आगे बढ़ें, जी, जी, कि बाकी चीज़ों की बात करें, जी, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगी। अब हम ऐसी स्टेज में हैं कि हिंदुस्तान अगर अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है तो वो छोड़ नहीं सकता कि हम इस मुद्दे को, बॉर्डर पर कुछ भी होता रहे, हम बाकी काम करें, क्योंकि धक्का तो चीन को भी लगा है, ट्रेड कम हुआ है पहले से, जी, मतलब बढ़ा है बीच में, कोरोना से बढ़ा है, लेकिन पहले जो था उससे कम हुआ है। और अभी जोर दिया जा रहा है कि जितना हो सके हम जो है अपने मेक इन इंडिया करें चीज़ें और इंपोर्ट नहीं करें, जो हम खुद बना सकते हैं। तो उनसे उनको भी पता है कंपनी जो कितनी भारत में आ रही हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चिप्स की फर्म उनके यहाँ भले नहीं हो, ताइवान से आ रही हो, बट ताइवान हमको मदद करने जा रहा है चिप्स मैन्युफैक्चर में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें एक तरह से, तो ये तो बहुत बड़ा झटका लग रहा है चीन को। रूस का आप देखिए, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की और उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला है कि हम तो, वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि भारत जो है चीन और रशिया को ज्वाइन करे और चीन जो है ख़त्म करे आपस का विवाद, और 3 देश मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। ये उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दिया है आकर के। तो आप इसी से समझिए कि भारत का इम्पोर्टेंस किस लेवल पर जा रहा है और भारत के लीडर का, मोदी जी का इम्पोर्टेंस किस लेवल पर जा रहा है। तो इस लड़ाई को एक्चुअली देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा उभरने नहीं दिया गया हमारे तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि हम तो न्यूट्रल रहे हैं कि भाई हम तो यही कहते आ रहे हैं कि मिल बैठ के बात कीजिए और कराइए, और हम तो कराने के लिए कर रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर की बात करा दी, अगर आप कहें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अगर चाहेंगे मिल करके तो पुतिन और बिदेन की भी बात हो सकती है, अगर ये हो सकता है तो। बिल्कुल। तो और वेरी फैक्ट कि आपने देखा जेलेंस्की ने भी बात की इससे पहले, पिछले महीने बात की है, तब जाकर के माहौल बना है इस लेवल पर ये बातचीत का। तो ये मैं एक तरह से एक उपलब्धि कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिके नहीं हुआ तो इस यूक्रेन युद्ध की वजह से कुछ फर्क पड़ा, नहीं, मैं ये कहूँगा एक उपलब्धि है कि एक मंच पर भारत या मोदी उनको ला सकते हैं, लाए हैं और आगे भी ला सकते हैं, और इसमें पहल कर सकते हैं, वो पहल जो फ्रांस, जर्मनी और टर्की नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। और आपने सही कहा कि संयुक्त बयान जारी होने का मतलब ये नहीं कि वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ, मेल मिलाप हो गया 1 साल बाद, और इतना संघर्ष आगे तक खींचने के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।